के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में, जिसके तहत अब हम बात करेंगे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, जिसके पूर्ववर्ती जनसंघ के संस्थापक बंगाल से ही ताल्लुक रखते थे। नाम था उनका सम्माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में जनसंघ की नींव रखी थी, उस बंगाल में अपना खाता खोलने में भी भारतीय जनता पार्टी को खासा समय लगा। 2014 वो पहला मौका था जब भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में खाता खुला। 2020 के समय पर, 21 के समय पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो तकरीबन 77 सीट जीत पाने में कामयाब रही थी। और जब 2026 आई तो भारतीय जनता पार्टी 2007 सीट जीत पाने में कामयाब रही, 2/3 से ज्यादा बहुमत। और इस पूरी यात्रा के अंतर्गत जिस शख्स की एक बड़ी भूमिका रही, उसका नाम था शुभेंदु अधिकारी, जिनके पिता शिशिर अधिकारी भी पहले सांसद रहे हुए थे, कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा थे, और पिता और पुत्र ममता बनर्जी के संघर्ष के समय के साथी बने। और जब तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई तो चाहे वो शुभेंदु हो और चाहे वो शिशिर अधिकारी हो, वो ममता बनर्जी के दाएं बाएं थे। लेकिन 2020 शुभेंदु ममता जी से अलग हुए और भारतीय जनता पार्टी के साथ हुए। भारतीय जनता पार्टी के साथ शुभेंदु अधिकारी भी नई ऊंचाइयों को चढ़े और भाजपा भी नई ऊंचाइयों को चढ़े। तो आज जब अमित शाह जी की मौजूदगी में पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में नवनिर्वाचित भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, तो केवल एक नाम मुख्यमंत्री के लिए उभर कर सामने आया, वो नाम था शुभेंदु अधिकारी का। तो हमारा आज का विषय है सत्ता के अधिकारी, शुभेंदु को जिम्मेदारी। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ अक्षय बिंजराज का है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वह हमारे साथ हैं। सुमित मेहरोत्रा तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सूर्य कमल दत्ता जी भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अक्षय जी से करते हैं। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई थी, लड़ाई जीते तो पूर्व तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता ही आपको नेतृत्व के लिए मिला। दिलीप घोष से लेकर जाने कौन कौन तक टापते ही रह गए। ऐसी मजबूरी की वजह अक्षय जी? पहली बात तो मैं शुभेंदु अधिकारी जी, जैसे कि अभी आपने बताया, और हमने भी राज्यपाल महोदय के यहाँ अभी जाने वाले हैं शुभेंदु अधिकारी जी, तो सीएम बनने के लिए उनको हार्दिक अभिनंदन। और बंगाल की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया था, अपना मतदान दिया था, जैसा कि आपने भी कवर किया होगा, काफी बम्पर वोटिंग हुई थी। तो शुभेंदु अधिकारी जी के कंधों पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि हम बंगाल को सोनार बंगला की तरफ कैसे ले जाएंगे। और जहां तक रही टीएमसी के नेता और क्या जो भी उनका वक्तव्य है, देखिए बंगाल में सीधी सी बात यही है कि भय वर्सेस भरोसे की लड़ाई ये थी, जिसको बीजेपी ने बखूबी जीता है। और बंगाल के लोगों ने बीजेपी पर वैसा भरोसा दिखाया है। अब हमारी बारी है कि हमें अपने जो जनता का भरोसा है उसको साबित करना है, और हमें काम करना है। और जो चेंजेस ममता बनर्जी नहीं ला पाई, जिस तरह से बंगाल की बर्बादी हुई, उन सब चीजों से बंगाल को आगे बढ़ाना है। अक्षय जी, लेकिन हमारा तो जानना ही है, आपने बताया कि ये भय बनाम भरोसे की लड़ाई थी, तो आपको अपनों पर भरोसा क्यों नहीं होता? असम के संदर्भ में तो आपका भरोसा कांग्रेस में रह के जिन्होंने असम को बर्बाद किया, क्योंकि आप बताते हो ना कि कांग्रेस के शासनकाल में असम बर्बाद हो गया। उस सरकार में मंत्री होते थे हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया। या ममता बनर्जी ने भी बहुत बर्बादी मचाई, ऐसा आप लोग लगातार बताते थे, ममता दीदी ने जो है सब बर्बाद कर दिया। पर उस सरकार का तो अहम किरदार हुआ करते थे शुभेंदु अधिकारी, तो जिनके कारण से भय था, अभी भरोसे की उम्मीद उन्हीं शुभेंदु अधिकारी पे। तो अक्षय जी ये बताओगे क्या आपका अपने लोगों पे भरोसा क्यों नहीं बन रहा है? ये जो उधर से ही लाए जाते हैं उन पे भरोसा क्यों बनता है? बंगाल में लाखों कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के जो काम करते हैं, और सिर्फ किसी एक या दो नाम से पार्टियां सरकार में नहीं आती। लेकिन आज तक जो 15 साल तक तृणमूल की सरकार चली,
उसमें 2 नाम जरूर थे, वही 2 नाम से सरकार चलती थी, ये सबको पता है। और किस तरह से यहाँ गुंडागर्दी होती थी, किस तरह से सिंडिकेट राज चलता था और कहाँ पैसा जाता था, वो सारी चीजें सबको पता है। जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी बुआ और भतीजे वाली पार्टी नहीं है। यहाँ पर कार्यकर्ता काम करते हैं। जहां तक आप चेहरे की बात कहेंगे तो चेहरे हमारे पास कम नहीं है, चेहरे हमारे पास बहुत सारे हैं। अब रही जिनको काम करने का एक्सपीरियंस हो और जो बंगाल को आगे ला सकते हो, तो उस चेहरे को आगे पार्टी ने और विधायक दल के नेताओं ने अपनी तरफ से उनको चुना है और वो निश्चित बंगाल को सोनार बांग्ला की तरफ ले जाएंगे। तो जिनके पास तजुर्बा है उनको चुना है। लेकिन हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा जी हैं। आज कितने खुश हो सुमित जी? बंगाल की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया, पर बदलाव के बाद भी भाजपा ने पूर्व तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के हवाले ही बंगाल को कर दिया। आपका राज चला गया, पर फिर भी आपका ही राज आ गया। कितने खुश है सुमित मेहरोत्रा? नहीं, देखिए, हम तो खुश नहीं, हम तो और दुखी हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों को, आरोपियों को सीएम बनाती चली जा रही है, चाहे असम में हो। असम का देख लीजिए, ये वही असम के मुख्यमंत्री जिसके ऊपर अमित शाह जी से जब ये सवाल पूछा गया, मीडिया ने पूछा कि हेमंत विश्व शर्मा आपके कैसे नेता हैं, उनके ऊपर आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तो वो माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं, अरे ये इन बातों पे बात मत करा करिए आप, वो बात खत्म कर दी। मैं समझता हूं कि जब हेमंत विश्व शर्मा, जब भ्रष्टाचारी का नाम आता है उस पर बात मत करिए। शुभेंदु अधिकारी जी का नाम आता है, चिटफंड घोटाले में सीबीआई जांच हो रही थी, बीच में वो टीएमसी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए। कई बातें हैं कि आज भी क्या इन्होंने भी कहा कि हमारे पास चेहरे बहुत हैं, पर विश्वसनीय चेहरा कोई नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। दिलीप घोष विश्वसनीय चेहरा नहीं थे, जिसके कंधों से 77 सीटें आई थी 2021 में, दिलीप घोष नहीं है। यानी कि इन्होंने खुद कह दिया हमारे भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेता कोई नहीं है जो हम जिसे सीएम बना पाए। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा कि आप। अच्छा सुमित जी, एक बार बताओ, आपने बताया कि शुभेंदु अधिकारी के बनने से हम खुश नहीं है, डरे हुए कितने आप शुभेंदु अधिकारी के बनने से? जिस शुभेंदु अधिकारी ने विपक्ष में रहते हुए आपकी सबसे बड़ी नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधे मुकाबले में 2-2 बार हराकर दिखा दिया, चाहे वो नंदीग्राम हो, चाहे इस बार भवानीपुर हो, वो व्यक्ति अब इस प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। कांप तो नहीं गए आप? खुश तो नहीं हुए थे आप? कांप तो नहीं गए कि शुभेंदु दादा अब आएंगे? अब आप लोगों का क्या होगा? नहीं, हमें हिमांशु भाई, हमें पूरा पक्का विश्वास था कि ये शुभेंदु अधिकारी को ही बनाएंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब छाती पीटते हैं 33% आरक्षण, महिला, कोई महिला नहीं थी इनके पास बंगाल के लिए बनाने के लिए। अब कहां गए 33% आरक्षण? अब बनाते ना आप। जो एक मुख्यमंत्री थी उसके लिए आपने नारी को हटाने के लिए इतना बड़ा संघर्ष, इतना बड़ी लड़ाई, नारी को हटा दिया, 33% आरक्षण भी खत्म कर दिया। नारी के विरोधी हैं ये लोग। अरे भाई, इन्होंने तो देश की राजधानी दिल्ली में एक नारी को मुख्यमंत्री बना रखा है। कब तक नारी के पीछे छुपोगे सुमित मेहरोत्रा? थोड़ा बताओ आप। शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने सीधे मुकाबले में ममता बनर्जी को 2-2 बार शिकस्त दी है, उस व्यक्ति ने अब पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, कमान थामने के संदर्भ में स्थिति बना ली है। अब आप लोगों का क्या होगा? वो अभी भी कमांड दिल्ली से ही होंगे, अपने मन से वो चल नहीं सकते। शुभेंदु अधिकारी बड़ी बड़ी बातें कर ले, कांटों भरा ताज है उनके सर पे, कांटों भरा ताज है, सुमित मेहरोत्रा ये कह रहे हैं। लेकिन क्या डॉक्टर सूर्य कमल दत्ता, जो वरिष्ठ पत्रकार है, ऐसा मानते हैं? या मानते हैं कि अब पश्चिम बंगाल में प्रतिशोध की राजनीति शुरू होने का अंदेशा है? शुभेंदु अधिकारी को तृणमूल कांग्रेस ने खासा निशाने पर रखा जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। वो चुनाव जीते तो उनके पीए की खुलेआम हत्या हो गई। शुभेंदु अधिकारी की छवि एक जुझारू नेता की है, जो सामने से लड़ता है। क्या आप मानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना तृणमूल कांग्रेस के लिए अब खासा मुश्किल भरा रहेगा? दत्ता साहब नमस्कार। जय मां दुर्गा, जय मां काली, जय श्री राम। मैं सुन रहा था आपके टीएमसी के प्रवक्ता को कि
बहुत सारे बातें कहे हैं और आरोप प्रत्यारोप लगेगा बेशक। आरोप भी लगेगा, प्रत्यारोप भी होगा, पर बुनियादी सवाल यहाँ पे ये है कि जो ममता दीदी जिन्होंने मतलब कि माँ माटी मानुष की एक स्लोगन देके वामफ्रंट की 35 साल की सरकार को 34 साल की सरकार को धूमिल करके धाराशायी करके आई थी। हम सब के सब बंगाली होने के नाते बहुत खुश थे। मैंने खुद मिठाई बटा था ममता दीदी के जीत पे। उस समय वो एनडीए पे थी और उसके बाद फिर अलग हो गई है। जो महिला माँ माटी मानुष की नारा लगा के आती है, उसी महिला के टेन्योर में संदेश खाली होता है, उसी महिला के टेन्योर में आपका पार्क स्ट्रीट होता है, उसी महिला के टेन्योर में आरजीगर होता है, दुर्गापुर होता है, धुलियान होता है, मालदा होता है, मुर्शिदाबाद होता है, रक्त रंजित शीतलकुची होता है। रक्त रंजित रहा है बंगाल का 15 साल का इतिहास। कितने विपक्ष के कार्यकर्ता कितने मारे गए हैं, लगभग 326 कार्यकर्ता वामफ्रंट, कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता मिला के मारे गए हैं पंचायत चुनाव के दौरान 2021 के चुनाव में, 2019 और 2024 के चुनाव में। कलकत्ता हाईकोर्ट का क्या टिप्पणी रहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या टिप्पणी रहा बंगाल के कुशासन को लेके। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो कहा कि देयर इज कंप्लीट लॉलेसनेस इन द स्टेट ऑफ बंगाल, और इस तरह का पॉलिटिकल पोलराइजेशन मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बार नहीं लगातार फटकार लगाया, इतना तक कहा था कि कलकत्ता पुलिस और बंगाल पुलिस जो टीएमसी के एजेंट करते हैं, ना कि एक निष्पक्ष पुलिस फोर्स के तरह। इस बार का नतीजा आप अगर उठा के देखेंगे, 46% वुमेन वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, टीएमसी को 38% मिला है। महिलाओं की वोट मैं कह रहा हूं, बाकी पुरुष और महिलाओं का तो वो तो अलग विषय है। महिलाओं का वोट कम से कम 8%। मैं थोड़ा आग्रह करूंगा, इस पर बातचीत हम लोग बहुत बार कर चुके। आज फैसला हुआ शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाने के संदर्भ में। यह फैसला आने वाले समय में बंगाल की राजनीति पर क्या प्रभाव डालेगा, यह हमारी बातचीत के केंद्र में है। थोड़ा इस पर कुछ टिप्पणी दीजिए ना। आ रहा हूं, उसी दिशा में ही आ रहा हूं मैं। तो मैं सबसे बड़ी बात है कि ये जो दलीलें देना कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, बीजेपी महिला विरोधी है, युवा विरोधी है, ये सारी चीजें खोखला साबित होता है। ममता दीदी असल में बहिरागत साबित हो गई है इस बार। आप बात आते हैं शुभेंदु अधिकारी की। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे, टीएमसी से वो बाहर क्यों निकले थे, यही सब चीजों के चलते बाहर निकले थे टीएमसी से, और टीएमसी से निकलने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। जिस तरह का लड़ाई नंदीग्राम में शुभेंदु ने लड़ा है, और उसके साथ साथ भवानीपुर में जिस तरह का करारी हार शुभेंदु ने दिया है, पहली बार नंदीग्राम में और दूसरे बार भवानीपुर में, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे प्रबल और सबसे प्रमुख चेहरा शुभेंदु ही है। और ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी नहीं, दत्ता साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस बात को कि शुभेंदु अधिकारी, जब आप पक्ष विपक्ष की राजनीति करते हैं तो आप एक अलग शैली में होते हैं, पर अब आप पश्चिम बंगाल जैसे संभ्रांत प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। उम्मीद करें कि उनका केंद्र में सुशासन होगा, बंगाल की जनता की बेहतरी होगी, बंगाल को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाना होगा, वहां की समस्याओं का निदान करना होगा, या उनकी प्राथमिकता में तृणमूल कांग्रेस को ठीक करना होगा, ममता बनर्जी से अपना पुराना हिसाब चुकता करना होगा। यह मेरा सवाल है कि जो शुभेंदु अधिकारी का व्यक्तित्व है उसमें क्या देख पाते हैं आप? जहां बात आती है तृणमूल कांग्रेस को ठीक करना होगा, जनता ने ठीक कर दिया है तृणमूल कांग्रेस को, तो उससे ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हाँ, पर यह जरूर है कि जो लोग गुंडागर्दी आप पे अभी भी उतर आए हैं और जो लोग गुंडागर्दी मचा रहे हैं, उन सबको तो ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि बंगाल का एक कहीं ना कहीं एक प्रथा रहा है गुंडा राजनीति, और ये 50 साल से चलता आया है। इस गिरोह को खत्म करना, और इस तो मतलब आपका कहना है कि भाजपा के जो तमाम कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर को बुलडोज कर दे रहे थे, जेसीबी चढ़ा दे रहे थे, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के बाद इन सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ये जो अपनी पार्टी के लोग सड़क पर इस प्रकार का काम कर रहे हैं, उन्हें ठीक किया जाएगा, ऐसी उम्मीद है आपको? मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा।
बिफोर आई फिनिश, आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा। जी दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि बुलडोजर की जहां बात आती है, जो ये रोहिंग्या वाहिनी है, इनको कैसे ठीक करेंगे? बुलडोजर बुलडोजर की आवश्यकता है। जो बांग्लादेश से आए हुए हैं लोग हैं, उनको तरी पार करने के लिए बुलडोजर की जरूरत है। इसके साथ साथ कुशासन, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार रहा है, उन सबको ठीक करने के लिए क्या फूल चंदन से माला चढ़ाएंगे क्या उनका, ना कि बुलडोजर का लैंग्वेज समझाएंगे? इसके साथ साथ जिस तरह का पॉलिसी पैरालिसिस, काटमानी सिंडिकेट का जो एक पूरा एक जो कॉकस है, उस कॉकस को तोड़ना बहुत आवश्यक है, नहीं तो बंगाल आर्थिक प्रगति की तरफ नहीं आ सकती है। और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी व्यक्ति के विरोध में पर्सनल वेंडेटा के चलते कोई कार्रवाई नहीं होगा, पर हाँ, जो लोग कानून को अपने हाथ में उठाने की कोशिश करेंगे और कानून को लेके खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। सुशासन का मतलब यही होता है। उसके साथ साथ एक डेवलपमेंट का मॉडल जो भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र पे है, उसको बूंद बूंद के हिसाब से लागू करना और उसको आगे दिशा और गति देना, ये महत्वपूर्ण चीजें होगी। और इसीलिए सोनार बांग्ला को अगर करना है, सोनार बांग्ला अगर तैयार करना है, डेवलपमेंट के साथ साथ आपके एजुकेशन के साथ साथ आपका एम्प्लॉयमेंट, उसके साथ साथ सुरक्षा, नारी सुरक्षा और रोहिंग्या वाहिनी। थोड़ा दत्ता जी मेरे सवाल पर भी आइए, आप काफी लंबा बोल लिए। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, क्या चंदन लगाएंगे क्या इन लोगों को? रोहिंग्या के संदर्भ में अगर बुलडोजर नहीं लाएंगे तो क्या करेंगे? तो ये काम प्रशासन और पुलिस नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर सड़कों पर निकलेंगे, लट्ठ लेकर सड़कों पर निकलेंगे, क्योंकि दृश्य तो वही था। थोड़ा सवाल को पूरा होने दीजिए, आप बीच में मत बोलिए, सवाल सुनिए। जो दृश्य है, तो जिस गुंडई के संदर्भ में 2021 में आप सवाल उठाते थे, क्या सरकार बदल जाने के बाद में वो अधिकार आपके हिस्से में आ जाएगा? क्या तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर पर बुलडोजर चलाने का अधिकार इस बैंडिट के साथ आप लोगों को मिल गया, जो आप भाजपा के संदर्भ में ये बात कह रहे हैं? मैंने कतई ये नहीं कहा। मैंने कहा है कि सरकार के जो प्रशासनिक ढांचा है, मार्क माय वर्ड्स, प्रशासनिक ढांचा में कौन आते हैं? ब्यूरोक्रेसी आते हैं, पुलिस प्रशासन आते हैं। वो लोग, जितने लोग जो लॉलेसनेस क्रिएट करेंगे, उनको सही तरह से सबक सिखाएंगे और उसी की जिम्मेदारी बनती है पुलिस प्रशासन की कि कानून व्यवस्था को आप बरकरार रखिएगा। और दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि अभी हाल फिलहाल में जो 2-3 दिन जो घटनाक्रम हुआ है, मैं जानता हूं क्योंकि मैं बंगाल से ही हूं। वहां पे बहुत सारे ऐसे टीएमसी के कार्यकर्ता भगवा आबिर देके और उसके बाद ये इस तरह के हुड़दंग मचाए थे। सीधा सीधा सेंट्रल लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी से लेकर प्रदेश के लीडरशिप ने एक बार नहीं बार बार कहा है और बाकायदा चेतावनी दी है कि जो लोग पकड़ में आएंगे उन लोगों के ऊपर सख्त उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दत्ता जी का कहना है। मैं वापस अक्षय जी के पास आता। अब जब शुभेंदु अधिकारी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे, तो प्राथमिकता में क्या उम्मीद कर सकते हैं? कई वादे आप करके बैठे। जब चुनाव चल रहा था, महिलाओं को 3,000 रुपए देना है, वो केंद्र के मुकाबले सरकारी कर्मचारियों को डीए वगैरह मिलना है। कल किस किस्म के फैसले किए? वो फेंसिंग वगैरह लग रहा है सीमा पर, बीएसएफ घुसपैठ को नहीं रोक पा रही है। थोड़ा बताइए कि शुभेंदु अधिकारी के आने के साथ इन विषयों पर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, जैसा कि माननीय मोदी जी ने पहले ही अपने वक्तव्य में ये चीज कहा था कि हमारा सबसे प्राइमा फेसी, हमें सबसे पहले यहाँ से भय और गुंडागर्दी को हटाना है। जो कि आप देखेंगे कि जैसे ही हमारी सरकार कल शपथ ले लेगी, उसके बाद 10 तारीख से इन चीजों में किस तरह से एक्शन, पुलिस प्रशासन एक्शन लेगा। रही बात कि हमारा रोड मैप क्या है, हमारा रोड मैप विकास का है, ये चीज एकदम क्लियर है। बंगाल में बेरोजगारी जिस चरम स्तर पर है, उसको खत्म करना हमारा सबसे पहला लक्ष्य होगा। उसके अलावा यहाँ पर जिस हिसाब से सिंडिकेट और कट मनी का सिस्टम जो चलता है पूरे बंगाल में, और ये आज से नहीं, ये कितने सालों से चलता है, जो लोग बंगाल में रहते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये कट मनी का सिस्टम, ये सिंडिकेट का सिस्टम खत्म करना हमारी प्रायोरिटीज जो है। पब्लिक को रिलीफ देना है, पब्लिक को एक आसान जिंदगी, एक खुशी भरी जिंदगी, बंगाल उसके लिए जाना जाता है, सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है कोलकाता को, तो हमें एक्चुअल जॉय लाना है। तो हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी। हाँ, इसके साथ जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कहा था
कि जिस तरह के बंगाल में कांड हुए, जैसे आरजीकर कांड, संदेश खाली कांड, पार्क स्ट्रीट कांड, इन कांड पर जैसे उस समय की सरकार जिस तरह से चुप्पी साध लेती थी या अपने लोगों को बचाती थी, वो सारी फाइलें भी खुलेंगी और उनका हिसाब कोई भी रोड पर नहीं होगा, उनका हिसाब लॉ एंड ऑर्डर के अंडर होगा, एक सशक्त और एक साफ सुथरी व्यवस्था के अंदर होगा, उस पर पूरी जांच होगी और जांच के बाद जो दोषी पाए जाएंगे कानून के अंदर जो भी उनके लिए ये रहेगी, सजा रहेगी, वो पाएंगे। लेकिन हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम नजरअंदाज करके चीजों को निकल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मैं आखिरी टिप्पणी के लिए सुमित जी आपके पास आता हूं। अक्षय जी ने बता दिया अपना रोड मैप, बोले बहुत कटमनी कमाई है टीएमसी ने, उन सब पे रोका जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और मुख्यमंत्री भी ऐसे व्यक्ति को बनाया है जिसने आपके साथ लंबा समय बिताया है, उनको तो खबर होगी ही कटमनी कैसे ली जाती है, एक्सटॉर्शन कैसे किया जाता है। कितना खतरनाक समय आने वाला है टीएमसी के लिए। हिमांशु भाई, कोई खतरनाक नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पर उतर के लड़ाई लड़ेंगे। और जिस तरीके से कह रहे हैं कि कटमनी, तो मैं आपको दो नाम बता दे रहा हूँ, दो नाम इन्हें मालूम होगा, भाजपा के प्रवक्ता साहब को, हमारे अक्षय जी को। सबसे पहला मुखर नाम जो इस समय सूबे के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी। दूसरा अर्जुन सिंह। ये दो नाम चर्चित नाम है बंगाल में। पूछ लीजिएगा खनन माफिया का काम कौन करता है, शुभेंदु अधिकारी और ये जो मिल करके करते हैं अर्जुन सिंह। सबसे बड़ा खनन माफिया का काम करते थे अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह टीएमसी पार्टी की छोड़ के गए, दीदी ने रोक लगा दिया था, दीदी ने बंद कर दी, सीबीआईडी की जांच पड़ी, अर्जुन सिंह भाग गए भाजपा में, क्योंकि व्यापारी है, बड़ा काम करते हैं। पूछ लीजिएगा, जांच कर लीजिएगा, क्योंकि कई चीजें मेरे साथ बने हैं मालूम है। और ये प्रभारी भी थे उत्तर प्रदेश के, इन्होंने पार्टी को डुबाने का काम करा था हिमांशु भाई। ऐसी चीजें मैं अब नहीं कह सकता, ठीक है, मैं शुभकामना दूंगा कि अच्छे से काम करें, पर इन दोनों की जांच भी होनी चाहिए, इन दोनों की जांच भी होनी चाहिए, सुमित जी का कहना है। लेकिन कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन के साथ सब कुछ बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आने वाला समय पश्चिम बंगाल पर हमें ध्यान केंद्रित करने के लिए बाध्य करेगा। पश्चिम बंगाल सुशासन की ओर आगे बढ़ेगा या राजनीतिक प्रतिशोध की ओर, क्योंकि जिस प्रकार की कटुता दोनों दलों के बीच पिछले समय के दौरान रही है, ऐसे में सत्ता परिवर्तन के बाद वैसी उदारता, वैसा बड़प्पन क्या सत्ता में आए हुए लोग प्रदर्शित करेंगे? और स्वयं ममता बनर्जी जिस तरीके से आर पार की लड़ाई के संदर्भ में बयान दे रही है, सड़क पर उतरने की बात कर रही है, तो पश्चिम बंगाल शांत रह पाएगा? सवाल महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में ही इसका उत्तर मिलेगा। लेकिन हमारी शुभकामनाएं शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि एक लंबी लड़ाई के बाद उनके जीवन में ऐसा अवसर आया है और कुछ बेहतर करें प्रदेश के लिए, देश के लिए। यह हमारी शुभकामना। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे याद, साथ